नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस YouTube चैनल पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। मेरा YouTube चैनल प्रिंस 21 पांडे और इसके साथ मेरा मोबाइल नंबर है 9807781640, जिसपे आपको सोशियोलॉजी से संबंधित एनी क्वेरीज हो, एनी प्रॉब्लम्स हो, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप मैसेजेस के थ्रू भी आप इन्फॉर्म कर सकते हो। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वीडियो को शुरू करने से पहले कि मेरी जूम ऐप पे ऑनलाइन क्लास एक रेगुलर बेसिस पर सुबह 8 से 10 बजे के बीच में चल रही है। और इसके साथ यूजीसी नेट का जो कंपलसरी पेपर होता है, फर्स्ट पेपर, वो शाम को 4 से 5 बजे के बीच में क्लास चल रही है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं क्लास को तो आप इस पे मैसेज करिए या कॉल भी कर सकते हैं, बट एक पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। किसी भी टाइम पे नहीं, आप फिर भी कर सकते हैं ज़्यादा इमरजेंसी तो। लेकिन आप ज़्यादा ट्राई करिए, आप इसमें मैसेजेस ही करिएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मेरी ये वीडियो चल रही है यूट्यूब पे, वो वीडियो आपको जो मॉर्निंग में मेरी रेगुलर क्लास चल रही है उसी से रिलेटेड होता है। मैं मॉर्निंग में जो क्लास सोशियोलॉजी में पढ़ाए रहता हूँ, जो टॉपिक, उसी टॉपिक से संबंधित मैं आपको क्वेश्चंस इससे प्रोवाइड करता हूँ बिल्कुल फ्री। आपकी इतनी ही हेल्प चाहिए कि आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप अपने अपने लाभ के साथ साथ आप दूसरे को भी शेयर कराइए। कम से कम अपना टारगेट बनाइए, क्योंकि आप देखिए 40 चीजें आपके लिए मेहनत की जा रही है। तो आपका ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आप कम से कम 10-10 लोगों से कम आप इससे सब्सक्राइब कराने का प्रयास करिए, शेयर करा के। ठीक है, तो आपसे मैं बार बार कह रहा हूं कि आप शेयर करिए, मुझे बार बार क्लास के बीच में कहना ना पड़े, ये इसके लिए आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप बार बार ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान लीजिए कि मुझे वीडियो 10-10 लोग को कम से कम सब्सक्राइब कराने हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन। हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो हम आज क्वेश्चन इस वीडियो में, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, एक वीडियो में दोपहर में आपको दे चुका हूं और वो सिद्धांत और अवधारणा से संबंधित वो क्वेश्चंस थे। उसको अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है इससे संबंधित उपकल्पना। तो उपकल्पना को पहले मैं समझाना चाहूंगा कि उपकल्पना प्राकल्पना होता क्या है। तो प्राकल्पना, जैसा कि वर्ड से ही पता चल रहा है कि जो भी शोधकर्ता शोध कार्य करने जा रहा होता है उससे पहले जो एक अनुमानित कथन या सामान्य विचार जो रखता है, वो सामान्य विचार या अनुमानित कथन, वो कल्पना कहलाती है या प्राक कल्पना कहलाती है। यानी पूर्व कल्पना, शोध कार्य करने के पूर्व की जो कल्पना होती है उसे कहते हैं प्राक कल्पना, हाइपोथेसिस। मैं आपको बताना चाहूंगा ये कल्पना एक सामान्य विचार नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक बोध के वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर ही इसका निर्माण होता है प्राक कल्पना का, ना कि एक सामान्य अध्ययन करके इसका एक अनुमानित कथन निकाल लेना। जैसे दो एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं, एक एग्जांपल कल्पना होगा, एक एग्जांपल प्राक कल्पना होगा। दोनों एक ही है लेकिन वैज्ञानिकता का फर्क होता है दोनों में। आई होप समझ में आ गया होगा। अब ये सब सारी चीजें आपको डिटेलिंग के लिए मॉर्निंग क्लास, क्योंकि इसमें ज्यादा कम टाइम रहता है इसलिए मैं नहीं लिख पाता हूँ, ये सब सारी डिटेलिंग आपको मॉर्निंग की क्लास में वो मिलती है। अगर आप, फिर से कह रहा हूं, अगर आपसे ज्वाइन करना चाहते हो, अभी टाइम बहुत है, नेट का एग्जाम हमारा सबसे नजदीक है। वैसे सारे कंपलसरी सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है सोशियोलॉजी से संबंधित जो भी एग्जाम होते हैं, लेकिन नेट का हमारा एग्जाम नजदीक है तो इसकी वजह से उसी को पर्पस करके ये वीडियो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है इससे संबंधित? क्वेश्चन है कि प्राकल्पना को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। प्राकल्पना को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। पहला इसमें है पहला इसमें वो है पॉइंट, सिद्धांत से असंबद्ध। सिद्धांत से असंबद्ध। दूसरा, सिद्धांत से संबद्ध। तीसरा, यह शोध समस्या का अस्थायी उत्तर। यह शोध समस्या का अस्थायी उत्तर। तो कूट देख लेते हैं हम लोग। कूट पहला क्या है? ए वाला ऑप्शन। ए वाले में है केवल एक
केवल एक सही है, बी वाला आंसर है। केवल दो, सॉरी केवल दो, सी ऑप्शन है। एक, दो और तीन, और डी ऑप्शन है दो और तीन। तो पहले तो प्राकल्पना मैं आपको समझा ही चुका हूं। प्राकल्पना को सिद्धांत से असंबद्ध और सिद्धांत से संबद्ध। अब देखिए इससे संबंधित आपको देख लोगे तो दो चीजों में से आपको एक तो होगा श्योर है, चाहे असंबद्धता हो चाहे संबद्धता। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि प्राकल्पना का संबंध, आपको पता है कि प्राकल्पना कैसे जैसा कि आपको पता है कि सिद्धांत का निर्माण कैसे होता है। सिद्धांत का निर्माण मैंने आपको शुरू की वीडियो में बताया है और डीपली, आप वहां पे जाके देख लीजिएगा जरूर जो नहीं देखा है। सिद्धांत का मैं आपको बताना चाहूंगा, सिद्धांत का निर्माण तथ्य से होता है। तथ्य का संबंध किससे होता है? आप देखते हो इस तथ्य का संबंध सिद्धांत से है। तो ये बताइए, जब हम किसी समस्या का अध्ययन करते हैं और किसी घटना का अध्ययन करते हैं, और अध्ययन करने के बाद हम प्राकल्पना तैयार करते हैं ना, तो प्राकल्पना तैयार करते हैं, फिर तथ्यों का संकलन करते हैं और तथ्य से फिर लास्ट में सामान्यीकरण करके सिद्धांत का निर्माण कर देते हैं। तो प्राकल्पना का संबंध सिद्धांत से होगा क्यों नहीं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला गलत हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब दो के हिसाब से क्या कोई ऑप्शन है? हाँ एक है, लेकिन अभी नहीं, अभी हम तीसरा पढ़ेंगे। यह शोध समस्या का अस्थायी उत्तर होता है। मैंने पहले ही कह दिया कि जो भी शोधकर्ता शोध कार्य करने जा रहा है से पूर्व का जो उत्तर होगा वो, और ये अस्थायी होता है, स्थायी नहीं होता। स्थायी तो वो शोध करने के बाद जो उत्तर प्राप्त करता है वो स्थायी होता है, तो ये अस्थायी उत्तर होता है, ठीक है। तो जैसा कि मैं आप मॉर्निंग क्लास में लिखाया भी था ये चीजें, ये पॉइंट, तो अस्थायी उत्तर है। तो दो और तीन तीनों सही हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा? डी, दो और तीन सही। ओके, आई होप समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इससे संबंधित है प्राकल्पना से। अभी हमारा प्राकल्पना का टॉपिक अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, अभी उसके प्रकार हमने अभी बताने हैं कल। तो कल की मॉर्निंग क्लास में हम प्राकल्पना के प्रकार बताएंगे, यानी जो मैप की क्लास में। उसके साथ तो मैं क्वेश्चन तो कराऊंगा ही, लेकिन डिटेलिंग जो मैप की क्लास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकल्पना से संबंधित उपकल्पना। पहले हम कथन देखते हैं, किस विद्वान की कथन है। अब हम कथन के संबंध में थोड़ा इंपॉर्टेंट देखते हैं, प्राकल्पना के संबंध में ही है। उपकल्पना या प्राकल्पना एक ही होता है। उपकल्पना अध्ययन विषय से संबद्ध, उपकल्पना अध्ययन विषय से संबद्ध अस्थायी तथा काल्पनिक निष्कर्ष है। अस्थायी तथा काल्पनिक निष्कर्ष है। तो निष्कर्ष, यह कथन किसका है? तो पहला ऑप्शन है जॉर्ज कैसवेल बोगार्डस, जॉर्ज कैसवेल, and B option is Bogardus, and C option is Peter H. Mundt, and D option is PV Young। मैं ऐसी आशा कर रहा हूं कि आप लोग नोट भी कर रहे होंगे, और जो भी मॉर्निंग की क्लास में जो मैं क्लास में ले रहे हैं उनको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा क्वेश्चंस, और सॉल्व भी कर पा रहे होंगे आसानी से। तो मैंने आपको बताया कि उपकल्पना अध्ययन विषय से संबंधित अस्थायी पहले भी हम बता दिए, और काल्पनिक निष्कर्ष होता है। तो ये संबंध में उत्तर किसने दिया? तो आपको डायरेक्ट रटना ही पड़ेगा, जॉर्ज कैसवेल ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज इससे संबंधित थर्ड क्वेश्चन है, एक उपकल्पना एक प्रास्थापना है।
एक उपकल्पना एक प्रस्थापना है जिसका परीक्षण किया जाना है। जिसका परीक्षण किया जाना है तो इसमें ऑप्शन है पहला, यह कथन किसका है? ए बी। ए आंसर कौन सा है? हार्टन एवं हंट। बी ऑप्शन पीटर ब्लाउ। सी ऑप्शन बोगार्डस। डी ऑप्शन पीवी बेनेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इससे संबंधित एक उपकल्पना एक प्रस्थापना है और जिसका परीक्षण किया, ये एक बार क्वेश्चन आ भी चुका है नेट के एग्जाम में, तो ध्यान रखिए बोगार्डस ने कहा है इसे। ठीक है, तो ये था उपकल्पना संबंधित कुछ कथन जो हमारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हम लोग आगे क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन इससे ही संबंधित, उपकल्पना से संबंधित चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उपकल्पना की विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सी उपकल्पना की विशेषता है? पहला ऑप्शन है, यह अनुसंधान को सही दिशा प्रदान करती है। यह अनुसंधान को सही दिशा प्रदान करती है। बी ऑप्शन उपकल्पना विशिष्ट होनी चाहिए। सी ऑप्शन उपकल्पनाएं सरल होनी चाहिए। एंड डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। ओके, तो उपकल्पना की विशेषता, जैसा कि मैं यह अनुसंधान को सही दिशा प्रदान करता है, ऑब्वियस है। आप ये बताइए कि कोई कार्य करने से पहले अगर आप उसके बारे में एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हो, तो क्या वो शोध जो भी कार्य करने जा रहे हो, सोच छोड़िए, जो भी कार्य करने जा रहे हो, क्या वो एक सक्सेस के फॉर्म में पहुंच जाता है कि नहीं, या सक्सेस की प्रोबेबिलिटी उसमें बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती है? यस, ऑब्वियस बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये सही दिशा देने का काम करता है उपकल्पना, अगर आप तैयार कर लेते हो पहले। उपकल्पना विशिष्ट होना चाहिए, यस ऑब्वियस विशिष्ट होना चाहिए। उपकल्पनाएं सरल होनी चाहिए, क्योंकि आप सरल नहीं रहेगी तो क्या करोगे, आप चीजें समझ नहीं पाओगे तो आगे आप कार्य भी नहीं संपन्न कर पाओगे। इस प्रकार से तो क्या होगी, आप उपकल्पनाएं भी क्या होगी, सरल भी होनी चाहिए। इस प्रकार तीनों आंसर आपका होगा और डी आंसर आपका हो जाएगा सही, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, ये थे सारे क्वेश्चन इससे संबंधित। अभी देखिए हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन जो भी थे
वो तो मैंने आपको बता दिए जो भी इससे संबंधित थे। कुछ क्वेश्चंस हमारे कुछ इंपॉर्टेंट हैं इससे, जो हम लोग मॉर्निंग की जो हमारी क्लास है, जो हमारी मॉर्निंग कल हमारी जो क्लास रहेगी इससे संबंधित, हम उसमें देखेंगे उपकल्पना, क्योंकि हमारी जो उपकल्पना संबंधित जो भी प्रकार से संबंधित क्वेश्चंस है वो हम वहां जानेंगे उसमें, ठीक है। और एक चीज मैं आपको और भी बता देना चाहूंगा कि जैसा कि मैं सुबह अवधारणा मैंने आपको बताई थी, अवधारणा के संबंध में एक क्वेश्चन और भी हमारे एग्जाम में पिछली बार नेट के एग्जाम में आया था, अवधारणा का संक्रियाकरण यानी ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। मैं लिख दे रहा हूं, ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अवधारणा का संक्रियाकरण। अवधारणा का संक्रियाकरण होता क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने ऑपरेशन का नाम सुना होगा चिकित्सा शास्त्र में। ऑपरेशन क्या होता है, ऑपरेशन क्यों किया जाता है, किसी समस्या के समाधान में या किसी समस्या को सही करने के लिए किया गया था, ऑपरेशन किया था चिकित्सा। सेम एज अवधारणा के ऑपरेशनलाइजेशन में भी यही होता है, सेम वही होता है, लेकिन वो समाज विज्ञान में होता है। समाज विज्ञान में क्या चीज, जब कोई शोधकर्ता किसी जो अमूर्तता पर बेस्ड है, अमूर्तता यानी आपको पता है कि सामाजिक विज्ञान में विभिन्न प्रकार की मैक्सिमम अधिकांश जो होती हैं घटनाएं वो अमूर्त होती हैं, अमूर्त गुणों पर, अमूर्त विशेषताओं पर बेस्ड होती हैं। तो अमूर्तता को आपको समझने में परेशानी होती है, तो उन्हें समझने योग्य बनाने या उन्हें मूर्त स्वरूप प्रदान करने के लिए जिस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है वो कहलाता है ये ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, यानी अवधारणा का संक्रियाकरण। इसको हिंदी में बोलते हैं संक्रियाकरण। ओके, तो यही चीज है। तो अवधारणा का संक्रिया ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार हमारे यानी जो कठिन है तथ्य, उन तथ्यों को समझने योग्य बनाना, ये क्या कहलाता है, अवधारणा का संक्रियाकरण, ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। तो हम लोग यहीं पे विदा लेते हैं क्लास से। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आपसे फिर से गुजारिश है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानकर शेयर करिए, क्योंकि आप अधिक से अधिक अगर शेयर करेंगे तो लोगों तक पहुंचेगी ये बातें, ठीक है। तो आप जरूर करिए, और उसके साथ अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन क्लास तो आप इसमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो और प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।